हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस के चैप्टर 5 का पहला वीडियो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर 5 का नेम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल का मीन्स होता है कोयला और पेट्रोलियम को हिंदी में भी हम पेट्रोलियम ही कहते हैं। तो चैप्टर 5 में कोल और पेट्रोलियम के विषय में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए इसको हम रीडिंग सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम इस चैप्टर में यहाँ से हम रीड करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। बी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने आधारभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। आगे देखिए, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि मानवीय प्रयासों के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, एक्टिविटी 5.1 में एक आपको टेबल यहाँ पे दिया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो अपने चारों तरफ उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाओ और उनमें से कौन से नेचुरल हैं और कौन से मैन मेड हैं, इनकी एक लिस्ट यहाँ पे आपको बनाना है। तो देखिए, नेचुरल में क्या होता है, जैसे वाटर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नेचुरल हो गया। आपके जो मान लेते हैं कि भोजन हो गए, जो कुछ आप खाते हैं, जैसे अनाज हो गए, दाने इसके। यहाँ मैन मेड में आप कपड़े डाल सकते हैं और भी इस तरीके के तमाम सारी चीज़ें आप सोच के इसमें भर सकते हैं कि जो मैन मेड हैं या नेचुरल, जो नेचुरली अकरिंग जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल हैं, उनको हम नेचर से जिनको पाते हैं और जिनको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपने देखिए पिछले क्लास में आपको पिछले एक चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ये पेट्रोलियम सब्सटेंसेज को मिला के बनाया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम को मिला के सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर आपका क्या हो जाएगा, जो कपड़े होते हैं आपके मैन मेड हो जाएंगे, या कुछ कपड़े आपके नेचुरल सोर्स से बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए। आगे इसको हम रीड करते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स। क्या ये लिस्ट एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल को भी इंक्लूड करती है? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो पानी होता है, इस पानी को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। कपड़े हो गए तो मैन मेड हो गए। तो यहाँ पे ऐसे जो ये लिस्ट होगी, इसमें आप देखते हैं, चाहे हवा हो गया, एयर, वाटर, और इसमें जो मिट्टी होता है और जो मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, ये सभी हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सभी हमको प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। इसको कोई इंसान नहीं बनाता, ये नेचुरली हमको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की हिंदी क्या होती है? प्राकृतिक संसाधन। और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कैन बी यूज ऑल एवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम हमेशा के लिए इसे यूज करते रहेंगे? तो सही बात है कि जैसे पानी हो गया, इसका जो है वाटर साइकिल होता है, या जो ये सारी चीज़ें, पानी हो गया तो ये हमको बार बार मिलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे कुछ मिनरल्स हमारे पास हैं जो एक बार अगर ख़त्म हो गए तो फिर हमको दोबारा ये नहीं मिल पाएंगे। तो कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जो बार बार हमको मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है नेचर में। और कुछ ऐसे हैं जिनको एक बार ख़त्म हो गए तो इनको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या जो यहाँ पे देखिएगा, हवा है, पानी है या मिट्टी है, ये एग्जॉस्टेड मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, हमेशा के लिए समाप्त हो जाना, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या ये चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स। तो आपने वाटर के विषय में जो है क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया है कि वाटर जो है एक लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है। वाटर को अगर हम वाइजली यूज नहीं करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि जो अवेलेबल वाटर है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है हमारे पास जो है सही पानी का है, बाकी सब समुद्र का खारा पानी है। तो पानी को हमको वाइजली यूज करना है, ये ख़त्म हो सकता है। आगे देखिए, इन द light of the availability of various resources in nature, natural resources can be
ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की मीन्स होता है उपलब्धता के आधार पर जो हमारे नेचुरल वेरियस रिसोर्सेज होते हैं नेचर के, उनको हम मेनली टू काइंड्स की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या होगी, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे में क्या होंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इनको ब्रॉडली अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर हम इसको दो वर्गों में विभाजित करते हैं, दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी क्या होती है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, कभी ना समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में जो कभी ना समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम रखेंगे। तो इसको हम रीड करते हैं, These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। तो ये जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रूप में ये हमारे नेचर में अवेलेबल हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं सनलाइट एंड एयर। जो सनलाइट है ये कभी, चूँकि ये सन से मिलता है, लगातार आपको मिलता रहेगा, और जो एयर है ये एयर भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये बनता रहता है। और दूसरे कैटेगरी में हम रखते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को। इनको हम कहाँ पे रखते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो समय के साथ में कभी पूरी तरीके से समाप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। क्योंकि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं इनका जो अमाउंट है नेचर में लिमिटेड है, ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। एक बार अगर इनको ख़त्म कर दिए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ये मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा एग्जॉस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो ये जो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट हो गए या वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या हो सकते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है। जैसे पेड़ों की अगर हम बहुत ज़्यादा कटाई कर दिए तो फिर पेड़ कम होने लगेंगे या ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए पेड़ को दोबारा लगाने की आवश्यकता होती है। और वाइल्ड लाइफ, मिनरल, ये सब जो हैं इस तरीके से हैं। आगे देखिए इसमें दिया है एक्टिविटी 5.5, इसको हम रीड करते हैं। इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ये जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, चूँकि ग्रुप एक्टिविटी आप कर नहीं सकते तो इसको हम रीड करते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है, इसके बाद इसमें से कुछ निष्कर्ष हमको मिल सकते हैं। आगे देखिए, टेम सम कंटेनर्स। कुछ कंटेनर्स आप लीजिए, फिल देम विथ, देखिए यहाँ पे प्रोकॉर्न पीनट्स और रोस्टेड ग्राम टॉफ़ीज। तो यहाँ देखिए जो इसको पॉपकॉर्न से आप फिलअप कर दीजिए, पीनट से भर दीजिए। कुछ जो है कंटेनर्स लीजिए, एक में पॉपकॉर्न, एक में पीनट डालिए, एक में रोस्टेड ग्राम डालिए और एक में टॉफ़ी आप डाल सकते हैं। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप 7 ग्रुप में आप जो है डिवाइड कर दीजिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब कैटेगरीज। और इस ग्रुप को फिर से आप जो है 3 सब कैटेगरीज में, उप श्रेणियों में इसको डिवाइड कीजिए, कंटेनिंग 1 and 2 and 4 स्टूडेंट्स। तो ये कंटेन करेंगे, ये 1, 2 और 4 स्टूडेंट को कंटेन करेंगे। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। और इनको पहला, दूसरा और तीसरा जनरेशन आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया है, दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीन्स होता है उपभोक्ता या जो यूज करने वाले। जैसे पानी है तो पानी का उपयोग हम लोग करते हैं, तो पानी के हम लोग कंज्यूमर्स हो गए। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जो सेकंड एंड थर्ड जो जनरेशन होगी उसमें लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे। जैसे पहले कोई एक व्यक्ति होता था, फिर इसके अगर 2 बच्चे हो गए तो ये 2 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे। अगर इनके भी 2-2 बच्चे हुए तो ये क्या करेंगे, फिर ये देखिए जहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इनके भी 2 बच्चे, तो यहाँ देखिए लास्ट में कितने हो जा रहे हैं, 4। जहाँ इसके पहले सिर्फ एक ही कोई व्यक्ति था उसके लिए अब जगह पे कितने हो गए, 4 लोग हो गए जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे। तो अगर इसी तरीके से रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ता रहा तो फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। आगे यहाँ पे रेड करते हैं, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। और हर एक ग्रुप के लिए एक फुल कंटेनर रखिए किसी टेबल पर। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ए टेबल फ्रॉम द
कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो जो एक ग्रुप में है उनके कंटेनर से आप चीज़ों को उठाकर खाने के लिए कहिए। आगे देखिए, नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम, और इसीलिए सेकंड जो जनरेशन है उसके ग्रुप में आप खाने के लिए कहिए। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ एडेबल्स इन ईच कंटेनर। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप अवेलेबिलिटी के बारे में पूछिए कि किस में पर्याप्त था और किस में बहुत ज़्यादा कम था, इसके बारे में आप पूछिए। आगे देखिए, इफ़ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स, तो अगर कुछ उसमें कंटेनर में बचा हुआ है, आस्क थर्ड जनरेशन फॉर ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, तो तीसरे जनरेशन से आप कहिए कि इसको कंज्यूम करें। नाउ फाइनली ऑब्जर्व व्हाट एवर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द एडेबल्स और नॉट। तो आगे देखिए, आप जो थर्ड जनरेशन है उसमें से कौन से लोग कुछ मिला कि कुछ उनके लिए रह भी नहीं गया। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनी थिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। तो इसके बाद आप फिर से देखिए लास्ट में कि जो कंटेनर है तीसरी पीढ़ी के उठाने के बाद में जो इसमें कुछ चीज़ें रखी गई थी उसके बाद भी एक आध इसमें बचा है कि बिल्कुल सारा ख़त्म ही हो गया। तो यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी से आपको एक ऐसा व्यू देने के लिए कहा गया है, जैसे एक जनरेशन जो हमारी चल रही है, अगर वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा खर्च करेगी, बहुत ज़्यादा यूज करेगी, तो जो हमारी अगली जनरेशन होगी, आगे की जनरेशन, उसके लिए रिसोर्सेज बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। मान लेते हैं आज हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अगली जनरेशन के पास थोड़े कम रिसोर्सेज होंगे, उसके अगली जनरेशन के पास में और कम होंगे, और उसके अगली जनरेशन को और कम होंगे, और इसके अगली जनरेशन को हो सकता है इसके पास रिसोर्सेज हों ही ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए हमको रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज करना है, जिससे आगे की जो जनरेशन है उनके पास में जो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हों। आगे इसको हम रीड करते हैं। assume that the edibles in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और नेचुरल गैस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एडेबल्स, जो खाने की चीज़ें हैं, वो मान लेते हैं कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं, ईच ग्रुप में है बे डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। तो हर एक ग्रुप के पास में जो है अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न होगा। कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसके दूसरे पीढ़ी में ही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, और कोई ऐसा ग्रुप आपने देखा होगा जिसके तीसरी पीढ़ी में भी थोड़ा बहुत बचा रह गया था। आर द अर्लियर जनरेशन्स ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या इनमें से किसी पहले जनरेशन के जो लोग थे किसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा ग्रेडी थे, तो जिसका जो है दूसरे ही जनरेशन में पूरा ख़त्म हो गया एडेबल चीज़, तो वो लोग ज़्यादा ग्रेडी थे, ज़्यादा लालची थे कि उन्होंने ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, इसलिए उनका पहले ही ख़त्म हो गया, अगली जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। आगे देखते हैं, इट में बी दैट द अर्लियर जनरेशन्स इन सम ग्रुप्स वीयर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो यहाँ पे आपको ये निष्कर्ष निकलेगा, ऐसा हो सकता है कि जो कुछ ऐसे जनरेशन्स थे जो जो उनके आने वाली अगली जनरेशन थी उसके लिए थोड़े से कंसर्न थे, उसके बारे में थोड़ा सोचते थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा उनके लिए भी छोड़ दिया, पूरा यहाँ पे इन्होंने कंज्यूम नहीं किया। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल, जो समाप्त होने वाले हैं, समाप्त हो सकते हैं फ्यूचर में, उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हैं, कोयले हैं, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस हैं, तो इनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे यहाँ पे रेड करते हैं, दीज वी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो मरे हुए उनके रिमेन्स में होता है, अवशेष होते हैं, उनसे ये बने हुए हैं। और जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोसिल्स, या FOSSILS, फोसिल्स कहते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फोसिल फ्यूल्स, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फोसिल फ्यूल कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, कोल, और यहाँ पे पेट्रोलियम दिया है और नेचुरल गैस। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो डेड रिमेन्स से बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बने हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन होते हैं उनको हम फोसिल कहते हैं। और यही कारण होता है कि जो ये आपका कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, इसको हम क्या कहते हैं, फोसिल फ्यूल्स कहते हैं। इनको हम फोसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनसे बने हैं, और ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स को हम फोसिल कहते हैं, और इन्हीं फोसिल से मिलकर ये बने हैं, और इसलिए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं, फोसिल फ्यूल्स कहते हैं। फोसिल को हिंदी में हम जीवाश्म कहते हैं, फोसिल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला टॉपिक आएगा, यहाँ पे कोयला आता है, तो कोल जो होता है ये क्या होता है, कैसे बनता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए कोल, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं।
ध्यान से देखिएगा, यू may हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, आपने कोयले को देखा होगा या तो इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। इट इज़ ए हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, ये इतना मजबूत होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह ही मजबूत होता है, और ये रंग में कैसा होता है, काला होता है। तो ये आपको कोयला यहाँ पे दिख रहा है, ये कोयले की एक चट्टान है, एक इसका जो है एक टुकड़ा है, स्टोन जैसा होता है ये, तो ये कोयला है। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, कोयला एक उन फ्यूल्स में से है जिसका उपयोग हम भोजन को पकाने के लिए करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, शुरुआत में इसका उपयोग रेलवे के इंजन में किया जाता है जिससे कि जो है स्टीम बनाया जा सके और उस स्टीम से इंजन को चलाया जा सके। तो जो हमारा ट्रेन आजकल हम देख रहे हैं, ट्रेन आजकल डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वही ट्रेन पहले किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, क्योंकि कोयले से स्टीम इंजन चलता था। आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कोयला होता है इसको थर्मल पावर प्लांट में भी हम इसका यूज करते हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जो कोयला है इसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। फ्यूल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम जला के एनर्जी गेन करते हैं उनको हम फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन के लिए कोयले का यूज करते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कोयले का यूज होता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनसे जो है कोयले से इनको चलाया जाता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इससे पूरी की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, आगे आपको दी गई है स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोयले की जो कहानी है, यानी कोयला आपका कैसे बना। तो इसको हम रीड करते हैं बहुत सावधानी से कि कोयला कैसे बना हुआ था। आगे इसमें देखते हैं, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म, हम कोयले को कहाँ से प्राप्त करते हैं और ये कैसे बना हुआ है। तो ये यहाँ पे एक जिज्ञासा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आगे इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कोयला है वो कैसे बना हुआ है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 300 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, जो वेटलैंड एरियाज यानी जो नम भूमि थी, जहाँ पे नमी ज़्यादा था, दलदली भूमि थी, वहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे। कितने वर्ष पहले, 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 300 मिलियन वर्ष पहले कुछ भीगे ज़मीनों पर, जो गीली ज़मीनें थी, वहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे। आगे फिर क्या हुआ, यानी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोयले का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो 300 मिलियन साल पहले कुछ जो नम भूमि थे उसमें बहुत ज़्यादा घने जंगल हुआ करते थे। इसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, लाइक फ्लूडिंग, जैसे कि बाढ़ हो गया, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, तो कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण, जैसे कि बाढ़ हो गया और इसमें भूकंप वगैरह भी हो सकते हैं, इनके कारण ये जो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, ये अंडर द सॉइल, बरीड अंडर द सॉइल, ये मिट्टी के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए, या मिट्टी के अंदर किसी तरीके से दब गए। कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस यहाँ पे हुए। एज मोर सॉयल डिपॉजिटेड ओवर देम, तो एक बार ये नीचे दब गए और इसके बाद इनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी इनके ऊपर चढ़ती गई। दे बियर कॉम्प्रेस्ड, तो जैसे जैसे इनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी चढ़ी ऐसे ऐसे ये बहुत तेज़ी से दबाव इनके ऊपर बढ़ा। कॉम्प्रेस्ड मीन्स होता है दबाव ज़्यादा पड़ना, कॉम्प्रेस्ड मतलब दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे ये ज़मीन के नीचे जाते गए वैसे वैसे इनका टेम्परेचर भी क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ता चला, क्योंकि जब इसमें प्रेशर पड़ा तो प्रेशर पड़ने से इनका जो डेंसिटी है ये घटती चली गई, और इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ और इनका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड, देखिए यहाँ पे अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट्स स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो जो बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा तेज़ की जो प्रेशर थी, इसके कारण इस कंडीशन में जो डेड प्लांट्स थे, जो बरीड प्लांट्स थे, यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए। और इसको बनने में कितना टाइम लगा, लगभग 300 मिलियन साल पहले ये हुआ था, तो इतना ज़्यादा टाइम इसको बनने में लग गया। आगे देखिए, एच कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसा कि कोयला जो है मुख्यतः क्या कंटेन करता है, कार्बन कंटेन करता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन,
तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे आपको दिया गया है। एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन, जैसे कि जो कोयला है सिर्फ मुख्यतः इसमें कार्बन होता है। कोयले में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन एलिमेंट यहाँ पे होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, तो आप कहेंगे द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन, इसको हिंदी में हम कार्बनीकरण कह सकते हैं। कार्बनीकरण क्या होता है? वह धीमी प्रक्रिया जिसमें मिट्टी के नीचे दफनाए गए पेड़ पौधे कोयले में बदलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। आगे रीड करते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये जो वेजिटेशन थे, वनस्पति थे, उनके बॉडी रिमेन्स से, उनके शरीर के या पेड़ पौधों के अवशोषण से बना हुआ था। आगे यहाँ पे लिखते हैं कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फोसिल फ्यूल, इसलिए कोयले को हम क्या कहते हैं? फोसिल फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये अवशेषों फोसिल से मिलकर बना हुआ था। आ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। नीचे जो है एक कोयले की आपको खदान या माइन आपको नीचे दिखाई गई है। तो अब हम यहाँ पे कोयले की माइन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ये कोल माइन है। तो ये जो कोल माइन होता है, ये चट्टान के बीच में इस तरीके से रखता है और इसमें भीतर खोद करके निकाला जाता है। जो मजदूर यहाँ पे काम करते हैं उनके पास काफ़ी जोखिम होता है, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोयला लगता है और फिर उसके बाद में कभी कभी इसमें आग भी लग जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा डेंजर भी रहता है। आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। ये यहाँ पे यही चीज़ शायद दिया गया है, हीट होती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया व्हेन हीटेड एयर, व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोयले को हम हवा में गर्म करते हैं, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोयले को हवा में गर्म करते हैं तो ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस। जो कोयला है इसको हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इससे हम कुछ यूजफुल जो है प्रोडक्ट को निकालते हैं। इसमें पहला यूजफुल प्रोडक्ट क्या है? कोक है, और दूसरा क्या है? कोल तार है, और अगला जो है कोल गैस है। तो इन सारे प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। तो कोयले को प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं? कोक बना सकते हैं, कोल तार बनाते हैं और कोल गैस। 3 प्रोडक्ट्स हम कोयले को प्रोसेस करके बनाते हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स में से जो है कुछ प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले आपका कोक है, फिर कोल तार है, इसको हम अगले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसको आप बुक को भी साथ में पढ़ते रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।